गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नवनीत एजुकेशनल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के आपके कैंसर होते हैं, कैंसर क्यों होता है, क्या कारण रहता है कैंसर होने का। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कैंसर की, तो कैंसर क्या है। सबसे पहले कैंसर के बारे में जानते हैं। तो कैंसर इज ए डिजीज इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कैंसर में क्या है, अगर बॉडी में कोई भी जो हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, अगर वो हो सकता है किसी ऑर्गन का सेल है, लीवर का है आपका, ठीक है, पेनक्रियास का है, या आपका जो स्किन सेल है, ठीक है, और या आपका आईज में है, जहां पर भी वो कैंसर हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, किसी भी जो आपका ऑर्गन है या कोई भी सेल है, उसका एक समय होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक लाइफ स्पान होता है, उसी लाइफ स्पान के टाइम वो रहता है। जैसे मान लो 10 दिन का है लाइफ स्पान, तो 10 दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो डेथ हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी और नया सेल क्या होगा, आएगा। ठीक है, नया सेल सामने आएगा। लेकिन ये चीज अगर बदल जाती है, इसमें अगर चेंजेस आ जाते हैं, तो हमको क्या होता है, हम क्या देखते हैं, मेनली जो आपका कैंसर सेल्स आप देखते हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं अनकंट्रोलेबली, या आप कह सकते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। ठीक है, अनकंट्रोलेबल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। प्रोलिफरेशन मींस सेल डिवीजन हो रहा है और बहुत तेज तेज हो रहा है। सेल डेथ जो हो रही थी वो अब क्या हो गया है, कम हो गई है। सेल डेथ नहीं हो रही है। जो इंजर्ड सेल हैं या जो ओल्ड प्रीवियस सेल हैं, उनकी डेथ नहीं हो रही है प्रॉपर वे में, जो उनका लाइफ स्पान है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, और कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है सेल्स की। तो जब कंटिन्यूअसली कोई भी चीज की ग्रोथ होने लग जाएगी, तो वहां पर कैंसर सेल, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, कैंसर सेल। क्योंकि डेथ तो नहीं हो रही है, लेकिन बढ़ते हुए जा रहा है, और जब कोई भी चीज बढ़ने लग जाएगा तो हो सकता है ट्यूमर बन जाए, इस तरीके से वो कैंसर में चेंज हो जाता है, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैंसर सेल, जो कैंसर है, वो अगर आप देख सकते हैं, एक हेल्दी सेल अगर बात करते हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम है जिसमें एक हेल्दी सेल है। आपकी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी, आप स्किन की बात करते हैं, आप लीवर की बात करते हैं, आप पेनक्रियास की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, तो सारा ऑर्गन या सारा जो आपका जो स्किन है, वो आपकी सेल की ही बनी हुई है। ठीक है, अगर उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे तो वहां पर आपको सेल दिखाई देगा, और माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो आपको सेल दिखाई देगा। ठीक हो गया। तो वो सेल से हमारी क्या होती है, सारी बॉडी धीरे धीरे क्या है, पूरा बना हुआ है। सेल से आपका टिश्यू बना है, और टिश्यू से पूरा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन बना हुआ है, और उसके बाद पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारे सेल्स क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। और यही सेल्स क्या होते हैं, ये बेसिक यूनिट होती है। तो बेसिक यूनिट है लाइफ की, तो इसमें अगर बदलाव आ जाएगा तो पूरे सिस्टम में, पूरे बॉडी में बदलाव आ जाएगा। तो हेल्दी सेल है, आप देख सकते हैं हेल्दी सेल का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। अगर फिर एक बार देख, इस तरीके से आपका हेल्दी सेल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें आपका साइटोप्लाज्म रहता है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, सारी चीजें इसमें होती है प्रेजेंट। तो इसी सेल से पूरा क्या बना रहता है, ऑर्गन या सिस्टम बना रहता है। तो अगर एक सेल में बदलाव आ जाएगा तो पूरे सेल में बदलाव आ जाता है। तो हेल्दी सेल आप देख सकते हैं। अब होता क्या है, जेनेटिक चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसके डीएनए में, उसके डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं। अब आते क्यों हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं जो चेंजेस आ रहे हैं। तो चेंजेस कैसे आ सकते हैं, फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, और केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर जेनेटिक चेंजेस आते हैं तो वो कैंसर, जो नॉर्मल सेल, जो हेल्दी सेल होती है, वो कैंसर सेल में क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है, वो उसमें बदल जाती है। कैंसर सेल का जो सेल डिवीजन होता है, अब जो सेल डिवीजन होगा कैंसर सेल का, हमको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल डिवाइड करती है, जो नई सेल बनती है, तो दो तरीके से बनती है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस हमारे दो ऐसे सेल डिवीजन, ऐसे टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं। एक में क्या होता है, 4 सेल्स मिलती हैं, और माइटोसिस में आपको 2 सेल्स, और मियोसिस में 4 सेल्स आपको मिलेंगी, डॉटर सेल्स। तो अगर स्किन की बात करते हैं, हेयर की बात करते हैं, आईज की बात करते हैं, तो वहां पर जो सेल डिवीजन होता है वो मेनली माइटोसिस से होता है। तो 2 सेल डिवीजन होंगे, मींस एक सेल आपका 2 सेल नए सेल बनाएगी। तो यहां पर जब सेल, कोई भी नॉर्मल सेल है, वो टूटेगी और 2 सेल बनाएगी। उसी तरीके से कैंसर सेल में भी आप देखेंगे सेल डिवीजन होगा और नई कैंसर सेल फॉर्मेशन हो जाएंगी। फिर क्या होगा, ये कैंसर सेल क्या होता है, ये प्रोलिफरेशन करते हैं, मींस 1 से 2, 2 से, इस तरीके से बहुत सारी प्रोलिफरेशन, और डेथ नहीं होगी। जो डेथ का जो उसका प्रोग्राम जो था वो चेंज हो चुका है, जो लाइफ स्पान था, जो ड्यूरेशन था उसका, वो बदल गया है। तो बदला क्यों है, क्योंकि ये फैक्टर्स आ गए हैं। तो इसके बदलाव की वजह से, जैसे मान लो कहीं पर बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, अगर हम किसी कंट्री की बात करते हैं और वहां पर डेथ नहीं हो रही है लोगों की, तो क्या होगा, भीड़ बढ़ती जाएगी।
ठीक है। और जब भीड़ बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उस पूरे जो, अगर जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो बाउंड्री है उससे बाहर चले जाएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर शेल्टर नहीं हो पाएगा, एक प्रॉपर जगह नहीं हो पाएगी, तो आपको बाहर के लिए जाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर सेल बहुत अनकंट्रोल हो जाता है, वहां पर डेथ नहीं हो रही है या किसी वजह से डेथ कम हो रही है, और एज कंपेरिजन विद उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, ग्रोथ रेट बढ़ चुका है सेल का, और डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक ट्यूमर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और बॉडी से बाहर आप देख सकते हैं, या बॉडी के अंदर उस ऑर्गन में पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, उसको वो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, बस्ट होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि कारण यही होता है, क्योंकि सेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो कंट्री कहीं ना कहीं जो बाउंड्री होगी वो बाहर निकल जाएंगे लोग। उसी तरीके से अगर सेल बढ़ने लग जाएगी तो उस ऑर्गन या उस सिस्टम, उस पर्टिकुलर जो आपका स्ट्रक्चर है उससे बाहर वो ट्यूमर आने लगेगा, तो प्रोलिफरेशन होगा। जब प्रोलिफरेशन होता है रिजल्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, तो वहां पर आपको ट्यूमर बनता है। ठीक है। वहां पर क्या बनता है, एक ट्यूमर बन जाता है, क्योंकि जब सेल्स बहुत सारी हो जाएंगी तो वहां पर आपको छोटी सी कोई गांठ इस तरीके से दिखाई देगी, जैसे डॉक्टर देखता है ना, आप कैंसर पेशेंट पे देख सकते हैं, तो वहां पर क्या होता है, छोटी सी आपको गांठ या बड़ी गांठ वो बनने लग जाती है। तो ये इस तरीके से कैंसर में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसी तभी हमारे कैंसर हमको सामने नजर आता है, अगर आपका कोई चेंज। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जो नॉर्मल सेल में था वहां पर भी सेल डिवीजन हो रहा था, लेकिन वहां पर सेल ग्रो हो रही थी या नई सेल आ रही थी, तो पुरानी सेल भी क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी, उनकी रिप्लेस हो रही थी। मींस मतलब पुरानी सेल 10 सेल अगर डेथ हो रही है तो कुछ नई सेल तब बन रही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सेल डेथ का रेट जो है वो उस रेट से जो उसकी जो उसका फॉर्मेशन, न्यू सेल फॉर्मेशन है या न्यू सेल प्रोडक्शन है, उसके रेट में डिफरेंस आ चुका है। ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या आ गया है, डिफरेंस आ चुका है, मतलब डेथ कम हो रही है और आपका डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है। जब डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो प्रोलिफरेशन और ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों? ठीक है। हम लोग ये सोचते हैं कि कैंसर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कैंसर सब जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है। हर जगह आप देखेंगे, गांव घरों में मेनली, कहीं भी अगर सिटीज की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, कैंसर मेनली आप देख सकते हैं पेशेंट्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कारण क्या है उसके पीछे? तो कारण क्या है, उसमें हमारे पास रीजन हो सकते हैं फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल और केमिकल। अब फिजिकल फैक्टर्स में क्या हो सकते हैं? फिजिकल फैक्टर में यूवी रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है। हमको पता है कि जो हमारी सनलाइट होती है उसमें यूवी रेज होती है, और हमको ये भी पता है कि ओजोन लेयर होती है वो कहीं ना कहीं उसको क्या करती है, फिल्ट्रेशन की तरह काम करती है, वो लेयर फिल्टर की तरह काम करती है। और जहां पर एक कई जगह पर अगर वो रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से यूवी रेडिएशन आता है और वो स्किन कैंसर कर सकता है। ठीक है। ये तो एक कारण हो गया। दूसरी चीज आयनाइजिंग रेडिएशन, जो आप और रेडिएशन होते हैं, जैसे आप टेस्टिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार जैसे कि कोई आपका डिजीज है या कोई डिसऑर्डर है, तो आप वहां पर रेडिएशन से ही आपको डायग्नोस, जैसे आप क्या करते हैं, एक्सरेज करते हैं। ठीक है। या आप और भी जो सिटी स्कैन, ये सारी इसमें क्या होता है, रेडिएशन तो यूज होती है इसमें। एक्सरेज में क्या है, गामा रेज, एक्सरेज, गामा रेज, ये क्या है, ये सारे आपके रेडिएशन, और इसी की हेल्प से आपका चीजें सामने आती हैं। तो इसको भी अगर कोई कंटिन्यू आप लंबे समय तक कंटिन्यू इसको हम बिना पूछे कि किसी फिजिशियन से हम कराते रहें, तो ये चीज भी, इसकी वजह से भी सेल में चेंजेस आ सकते हैं, इसकी वजह से भी डीएनए में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है। तो इसीलिए कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो लगता है उसको कि हाँ ये कराना चाहिए, इसके ही हेल्प से हमको चीजें पता चल पाएंगी, तभी वो आपको बताएगा कि आप इस टेस्ट के लिए जाएं, या आप इस तरीके से जाएं, एक्सरे करवाएं। नहीं तो वो हमेशा हर चीज के लिए इस तरीके से आपको नहीं मेंशन करता, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है कि आप एक्सरे करवाएं, ये करवाएं, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या कह सकते हैं डिमेरिट है, इससे भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो रेडिएशन का प्रॉब्लम है। दूसरी चीज बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, या पैरासाइट्स है। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे डीएनए इसमें चेंजेस कर दे, सेल में चेंजेस आ जा रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ इस तरीके से वो हमारे बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जहां पर ये प्रॉब्लम आती है, सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जहां पर ये चेंजेस आ जाते हैं डीएनए या जीन में। ठीक है। दूसरी चीज हार्मोन्स और न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर भी इसमें आप इसका भी एक रोल रहता है, और हार्मोन्स का भी रोल रहता है। ठीक है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, हार्मोनल थेरेपी लेते हैं। ठीक है। हार्मोन की थेरेपी ली जाती है, आउटर साइड से एक्सटर्नली हम हार्मोन्स लेते हैं, या कोई इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, वहां पर भी ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन चेंजेस क्या करते हैं, ये इम्बैलेंस, या अगर एक्सटर्नल आप हार्मोन्स ले रहे हैं, वो भी आपके डीएनए में, आपके जीन में चेंजेस करते हैं। ठीक है। इससे भी कैंसर आपका हो सकता है। दूसरी चीज केमिकल फैक्टर।
केमिकल फैक्टर डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि कोई केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, हमारी बॉडी जो सेल है वो केमिकल के कांटेक्ट में आ रही है, और केमिकल हो सकता है कि कार्सिनोजेनिक हो, जिससे कि कैंसर कॉज करता है। तो ऐसे केमिकल भी आपका कैंसर कॉज करते हैं। जैसे तंबाकू हम जो भी पेशेंट कह सकते हैं, या कोई भी जो तंबाकू यूज कर रहा है, उसमें भी मेंशन रहता है बाहर से, क्योंकि वो केमिकल जो है वो आपके सेल में क्या कर रहा है, चेंजेस ला रहा है। तब भी आपका कैंसर हो सकता है। जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, वो स्मोक भी, जैसे सिगरेट है या ये चीजें, ये स्मोक या आपका इंडस्ट्रियल जो स्मोक निकल रहा है, उससे भी जो केमिकल्स आ रहे हैं उसमें, ठीक है, वो गैसेस में, वो भी क्या करते हैं, आपका कैंसर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वो भी चेंजेस कर सकते हैं सेल के अंदर। दूसरी चीज, अगर मेडिकेशंस की बात करते हैं, ठीक है, अब हम कहते हैं मेडिकेशन तो हमको सही करता है, हमारा अगर डिजीज है, डिसऑर्डर है, उसको सही करता है। हाँ, सही करता है, लेकिन कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कंटिन्यू अगर हम लंबे समय तक उसको ले रहे हैं, तो इट में भी वो क्या हो सकता है, कैंसर कॉज कर सकती हैं, कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, वैसे मेडिकल टेस्ट की जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं जो हो सकता है बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, या उसके फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग पेशेंट की ये चेंजेस आ जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपका कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इसलिए कैंसर आपको दिखाई देता है। और जो आप फूड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, देखिए अभी पहले के अगर पुराने समय की बात करते हैं, तो पुराना जो पहले हम जो लाइफ स्टाइल थी, या जो फूड जो भी हमको मिलता था, वो एक तरीके से फ्रेश होता था, प्योर होता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं हम क्या करते हैं, जैसे भी हम कोई क्रॉप उगा रहे हैं, वहां पर भी आप कई चीजें केमिकल्स ऐसे यूज करते हैं, यूरिया है, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, यूज कर, वो क्या है, केमिकल तो हैं। वो केमिकल आप उसको कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, जो फूड है या मिल्क है, इन चीजों को अगर आप किसी डेयरी से मिल्क लेके आ रहे हैं, तो जो आपका काव है या जो बफेलो है, उसमें कई चीजें आप केमिकल्स या आपके इंजेक्शन उनको दिया जाता है, या आप जो मीट यूज कर रहे हो उसमें, तो ये सारी चीजें होने को टेस्ट तो किया जाता है। लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, ये लॉन्ग समय पर अगर आप यूज कर रहे हैं, लंबे समय तक आप यूज कर रहे हैं, तो ये कार्सिनोजेनिक हो सकती है। ठीक है, तो लंबे समय के लिए ये कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो मेनली जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी, जो आप फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो फास्ट फूड, जो जंक फूड ले रहे हैं, ठीक है, इससे भी ये चीजें होती हैं। ये भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैंसर कॉज करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं नॉर्मल सेल ग्रोथ। अगर नॉर्मल सेल की बात करते हैं, तो नॉर्मल सेल हमारी, देखो कोई भी सेल है वो डिवाइड होती है। देखो ये तो सभी को पता है कि कोई भी चीज नहीं आ रही है तो उसकी डेथ होनी है, तब नया आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी ह्यूमन इंडिविजुअल की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, वो जब उसकी डेथ होगी तब नया ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई सामने आएगा। कुछ डेथ होगी, कुछ नए आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से सेल की बात करते हैं, तो सेल की डेथ होगी तो नया सेल भी आएगा। तो नॉर्मल सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, एक सेल है आपके पास, ये सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा और सेल डिवीजन के बाद आपको इस तरीके से दो नई सेल मिलती हैं। ठीक, ये देखा जाए तो इसको हम माइटोसिस बोलते हैं। अगर 4 मिलेंगी तो मियोसिस बोलते हैं। तो सेल डिवीजन होगा। अब ये सेल डिवीजन के बाद व्हेन सेल ग्रो ओल्ड, जब बहुत पुरानी हो जाएगी सेल, ठीक है, उसकी एज हो जाएगी, तो होता क्या है, दे डाई, वो डेथ हो जाती है और नई सेल टेक प्लेस, और नया सेल वहां पर उसको रिप्लेस कर देती है। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि सेल खत्म हो जाएगी फिर सेल आएगी नहीं, रिप्लेस करेगी। ये क्या है, नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचुरल, ये कुदरती है ये सारी चीजें। तो नया आपका सेल आएगा, और टर्म नोन एज एपोप्टोसिस। और इस पूरे टर्म को, जो सेल डेथ हो रही है और कितने समय में डेथ हो रही है और कब नया सेल आएगा, इस पूरे टर्म को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। एपोप्टोसिस का मीनिंग होता है प्रोग्राम सेल डेथ। मींस एक प्रोग्राम्ड है कि इतने, अगर 10 दिन का है, सेल की भी अलग अलग लाइफ स्पान होता है। जैसे एवरेज सेल, जो एवरेज लाइफ स्पान होता है मीनली 7 to 10 ईयर्स कह सकते हैं, जिसमें स्किन जैसे होती है, जैसे फ्यू वीक्स, 7 डेज का या 8 डेज का, इस तरीके से स्किन का रहता है। फ्यू वीक्स के लिए या कुछ वीक्स के लिए रह सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट जो है स्किन का फ्यू वीक्स के लिए रहेगा। उसके बाद लीवर की बात करते हैं तो 150 to 500 डेज के लिए है। अगर हार्ट की बात करते हैं तो 40 ईयर्स का है। तो मतलब हर एक जो सेल है उसका अपना एक लाइफ स्पान है। ठीक है, वो उस टाइम तक रहती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और नया सेल आता है। ये नॉर्मल फिनोमिना है। अगर इस फिनोमिना में चेंजेस आ जाते हैं, अगर ये फिनोमिना जो है, जो ये नेचुरल फिनोमिना है, ये अल्टर हो जाता है। और अल्टर क्यों होगा, क्योंकि आपने कोई केमिकल इस तरीके से कुछ चीजें यूज कर ली हैं, डीएनए में चेंजेस आ जाए, जीन में चेंजेस आ गया है, तो ये चीजें बदल जाती हैं।
और ये अपोप्टोसिस जो प्रोग्राम सेल डेथ है, ये अगर चेंज हो जाता है तो ये आपको वो कैंसर सेल दिखाई देती है। तो बट इन कैंसर सेल, जो कैंसर सेल है वहां पर जो सेल जो ओल्ड हो चुकी है वो डेथ हो जा, नॉर्मल सेल में तो डेथ हो जाएगी और नया सेल आएगा, लेकिन जो कैंसर सेल होगा उसमें ओल्डर सेल ग्रो एंड मल्टीप्लाई, जो ओल्डर सेल है वो भी ग्रो होगी और वो भी मल्टीप्लाई करेगी। होना क्या चाहिए था नॉर्मल सेल के अकॉर्डिंग, ओल्डर सेल ने डेथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन कैंसर सेल में क्या हो रहा है, ओल्डर सेल भी क्या हो रही है, ग्रो हो रही है और मल्टीप्लाई हो रही है, मींस डेथ हो ही नहीं रही है और बढ़ते हुए जा रहे हैं सेल्स, मींस प्रोलिफरेशन हो रहा है, यू कैन से अनवांटेड प्रोलिफरेशंस ऑफ द सेल, ठीक है, और अनवांटेड सेल डिवीजन भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये डिवाइड हो रही है और डिवाइड होते होते एक क्या बना देंगे, एक मास बना देगी जिसको हम फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर बोलते हैं, जहां पर आपका एक ट्यूमर, आपको बहुत बड़ा ट्यूमर मिलेगा, ठीक है। अब ये ट्यूमर भी हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके के ट्यूमर हो सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है कैंसरस, एक होता है नॉट कैंसरस। अगर हम बात करते हैं कैंसरस में, दी सेल ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, अगर ट्यूमर बना हुआ है तो ये सेल्स क्या करती हैं, एक सेल से दूसरी जगह, एक पार्ट से एक जगह से दूसरी जगह ये चले जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती है, मींस बॉडी में, जैसे मान लो ब्रेन में है तो वो आपको आपका लीवर में मिल जाएगा, या आपको और जगह पर भी और पार्ट में मिल जाएगा, स्किन में ही है, कहीं हाथ पर हो रहा है तो पांव में भी मिल जाएगा। तो मतलब मेटास्टेसिस हो रही है, मींस स्प्रेडिंग हो रही है, कैंसर सेल है वो स्प्रेड हो रहा है बॉडी के अंदर। तो इस टाइप के जो हमारे पास ये ट्रांसफर होता है और इस टाइप के सेल्स को, इस तरीके के ट्यूमर को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट, ठीक है, इसको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं। और ऐसे भी हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ट्यूमर आपका कैंसर ही फॉर्मेशन होता है। कई बार हम ये सुनते हैं कि उसका ट्यूमर हो गया, वहां पर गांठ हो गई और सर्जरी हुई और काट के निकाल दिया गया, वो क्लियर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। अब वो ठीक कैसे होता है, क्योंकि वो नॉट कैंसरस होता है, उसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, उसको हम बिनाइन बोलते हैं, और ये स्प्रेड नहीं होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। ये तभी प्रॉब्लम कर सकता है अगर बिनाइन ट्यूमर आप अगर देखेंगे आप, अगर वो ब्रेन में हो जाता है, अगर वो ब्रेन में हो जाता है तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल जगह पे हो जाता है तो इसको हम इजीली ऑपरेट या सर्जरी करके हटा सकते हैं, ठीक है, या बाय द हेल्प ऑफ द मेडिकेशंस हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और वो ठीक हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं तो ये फैलता है, ठीक है, अगर आप उसको वहां पर से निकाल भी देंगे तो दूसरी जगह आपको ये दिखाई देगा। तो इस तरीके के आपके ट्यूमर, इस तरीके के सेल्स को आप बोलते हैं कैंसर पेशेंट और कैंसरस सेल्स बोलते हैं। और उस तरीके जो आपको ट्यूमर आपका स्प्रेड नहीं हो रहा है या आपका उसका मेटास्टेसिस नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आप जो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं बिनाइन, ठीक है, और ये नॉट कैंसरस होता है। तो दो तरीके के ये आपने देख लिया है क्या डिफरेंस होता है कैंसर के अंदर, कैंसर सेल्स के अंदर दो तरीके के अलग अलग ट्यूमर होते हैं और इनका डिफरेंस आप देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं म्यूटेशन की। बहुत लोगों ने सुना है, सारी बातें होती हैं, और कैंसर सेल की बात करते हैं और कैंसर की बात करते हैं तो म्यूटेशन एक ऐसी टर्म है जो बार बार यूज होती है और ये बार बार सुनाई देता है कि म्यूटेशन की वजह से चेंजेस जो आपका ये कैंसर है ये सामने आता है। तो कि म्यूटेशन है क्या, अगर हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं, हम देखते हैं न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस मींस सेल के अंदर ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म में अंदर एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल पार्ट है किसी भी सेल का, और इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कंटेन करता है। जेनेटिक मटेरियल मींस जैसे आप हेरिडिटरी जो चेंज होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि आनुवंशिक गुण, एक फादर जो है, फादर से जो उसका जो उसके डॉटर है या उसके सन है, उसमें उसके कुछ आपके कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये जीन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और किसी भी सेल की फंक्शनिंग के लिए उस पर्टिकुलर जीन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। देखो सेल तो सब जगह एक ही है, लेकिन हार्ट की सेल है, अगर आपका लीवर की सेल है, पैनक्रियास की सेल है, अगर सेल की बात करते हैं तो सारी एक ही है, स्किन की सेल है अलग एक ही है, लेकिन उसका जो उसका कैरेक्टर है, ठीक है, उसकी जो फंक्शनिंग है, इट डिपेंड्स ऑन द जीन। वो किस पे डिपेंड करता है, जीन पे, उसमें कैसा डीएनए, उसमें कैसा जीन उसमें है। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल या आप कह सकते हैं डीएनए आपका इसके अंदर रहता है, और यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे सेल के लिए, ठीक है, पूरे जो सिस्टमिक जो उसका फंक्शन हो रहा है या सेल का जो ग्रोथ है, जो आप डेथ हो रही है, ये सारी चीजें जो प्रोग्रामिंग जो सेल के अंदर हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन द डीएनए जो उसके अंदर जीन है, ठीक है। तो ये जीन क्या रहता है, अगर आप डीएनए देखेंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है, ये ऐसे नहीं दिखाई देता है, ठीक है, या आप हम समझने के लिए सारी चीजें, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं डीएनए के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसेस होते हैं, जिसमें आपका गुआनिन, साइटोसिन,
थायमिन, एडेनिन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब इसमें सिंपल आप समझ लीजिए कि जो ये रेड और ग्रीन कलर के आप बॉन्ड्स देख रहे हैं, इस तरीके से AG, AC और CTG, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ये अलग अलग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कोई 3 बॉन्ड से जुड़ा है, कोई 2 बॉन्ड से जुड़ा है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये नॉर्मल हेल्दी सेल में होता है, ये सभी के सेल में होता है। अगर ये बॉन्ड का मैं चेंज कर देता हूं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ड्यू टू द केमिकल और फिजिकल चेंजेस, हो सकता है यूवी रेज, हो सकता है रेडिएशन की वजह से, हो सकता है केमिकल की वजह से, इसमें बदलाव आ गए हैं। अब बदलाव क्या आएगा, जो आपका ये बॉन्ड होगा, ये हो सकता है ब्रेक हो गया है, और ब्रेक होने के बाद इसने नया बॉन्ड बना दिया है और वो नई जगह पर जुड़ चुका है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जैसे बॉन्ड प्रॉपर वे में उसके साथ बॉन्डिंग थी, वो यहां पर आप नहीं देख सकते हैं बॉन्डिंग, थोड़ा थोड़ा टिल्ट हो गया है। ये समझाने के लिए है, समझने के लिए है कि इस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज ऐसे ही मिलेगा। चीज हो सकता है दूसरे केमिकल के साथ कुछ बॉन्ड हो गया है, या हो सकता है वो बॉन्ड ही टूट गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्डिंग इसमें बदलाव आ जाता है। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस देख सकते हैं, बॉन्डिंग का डिफरेंस है। ठीक है, और ये बॉन्डिंग अगर चेंजेस होते हैं, ये pyrimidine प्यूरिन बेसिस जो होते हैं, इसमें अगर आप चेंजेस आ जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन में इसमें अगर चेंजेस आ जाते हैं, ये बेस पेयर्स में बदलाव आ जाता है, तो आप देखते हैं ये म्यूटेशन कॉज करता है। इसको आप म्यूटेशन बोलते हैं, यही चीज को आप म्यूटेशन बोलते हैं। मींस चेंज हो जा रहा है आपका जो उसमें बेसिक, जो उसमें आपके पेयर्स लगे हुए हैं, जो आपके एडेनिन, गुआनिन, जो pyrimidine प्यूरिन बेसिस हैं, उसमें आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, और ये बदलाव आता है, और ये बदलाव क्यों आता है, जो आप ये लाइफ स्टाइल है, जो फूडिंग, जो केमिकल, जो ड्रग्स, या आप ये कह सकते हैं जो रेडिएशंस आप जा रहे हैं जिसमें, इनकी वजह से ये बदलाव आता है। ये म्यूटेशन की वजह से आपका कैंसर कॉज होता है। ठीक है, तो ये म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कैंसर कैसे हो सकता है और क्या होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में बार बार सुना है, लेकिन ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, कैंसर के बहुत तरीके के होते हैं, कुछ हमने ले लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये सारे आगे हैं, लेकिन कुछ हमने टाइप्स इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। जैसे कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा एंड मेलेनोमा, ये हमारे टाइप्स ऑफ कैंसर है। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्सिनोमा की। कार्सिनोमा क्या है, सेल्स कवर आउटसाइड इनसाइड ऑफ द बॉडी सरफेस। जितने भी आपके जो सेल्स हैं, चाहे वो स्किन की बात करते हैं, या आपके ब्रेस्ट की बात करते हैं, प्रोस्टेट की बात करते हैं, किडनीज की बात करते हैं, कोलोन की बात करते हैं, ये सारे जो भी कैंसर हैं, इस टाइप के कैंसर को हम कार्सिनोमा के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी हमारे सेल्स स्किन का कैंसर है, तो उसको हम कार्सिनोमा के अंदर ही वो कैंसर जो टाइप होगा, जो कैटेगराइज होगा, उसको हम कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। जो स्किन, लीवर, स्किन, ठीक है, पैनक्रियाज, ये सारी चीजें जो भी सेल्स के अंदर उसमें काम हो रहा है, और किडनी, ब्रेस्ट, कोलोन और स्किन इस सेल्स में हो रहा है, ये कार्सिनोमा कहते हैं। दूसरी चीज आता है सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है, फॉर्म इन बोन, ये हड्डियों में आपको दिखाई देता है, और सॉफ्ट टिश्यूज में आपको दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें मसल, फैट, ब्लड और वेसल्स के अंदर आपको सार्कोमा दिखाई देता है। ऑस्टियोसार्कोमा की बात करते हैं तो कैंसर्स ऑफ बोन, स्पेसिफिकली ऑस्टियोसार्कोमा सार्कोमा की बात करते हैं तो आप ये कैंसर्स ऑफ बोन होता है। ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो बिनाइन इन ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज ब्लड सेल, जो ब्लड फॉर्मेशन जहां पर हो रहा है, जैसे आपका हम कहते हैं ना ब्लड कैंसर हो गया है, जो स्टेम सेल होती है वहां पर हो गया है, तो इस तरीके के कैंसर को हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, और ब्लड सेल में जो कैंसर हो जाता है उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है, कैंसर इन लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में जो टी सेल्स, आपकी बी सेल्स होती हैं, ये टी सेल्स, बी सेल्स क्या होती हैं, ये आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम देती हैं, ये आपकी बॉडी को डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए काम करती हैं। ठीक है, अगर कोई चीज बाहर से आ जाती है, कोई बुखार आ गया, सर्दी हो गई, तो वहां पर ये आपका काम करती हैं, तो ये सेल्स को हम लिम्फोमा सेल्स बोलते हैं। तो इनमें अगर कैंसर आपको दिखाई देता है तो इस टाइप के कैंसर को आप लिम्फोमा बोलते हैं। दूसरी चीज आप बात करते हैं मल्टीपल माइलोमा की। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, बिगन्स इन द प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स के अंदर होता है। एब्नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स, जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं उसमें आपको मल्टीपल माइलोमा दिखाई देता है। ठीक है, हमको पता है ब्लड में हमारे पास प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लाज्मा होता है जिसमें मिला रहता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें, अगर प्लाज्मा में कोई कैंसर आपको दिखाई देता है जो प्लाज्मा सेल्स में होता है, उसको आप माइलोमा बोलते हैं और मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। और लास्ट अगर बात करते हैं जिसको हम मेलेनोमा बोलते हैं। मेलेनोमा क्या होता है, कैंसर ऑफ सेल्स दैट बिकम्स मेलेनोसाइट
पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू स्किन। ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं मेलेनोमा, मेलेनोमा एक ऐसा कैंसर है जो हमारे मेलेनोसाइट सेल्स में होता है। मेलेनोसाइट्स क्या होती हैं? ये ऐसी सेल्स होती हैं जो पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे हमारे आपका आई आप देख सकते हैं, वहां पर आपको ब्लैक कलर दिखाई देता है, ठीक है, प्यूपिल्स में। और अगर बात करते हैं आप स्किन का, ठीक है, स्किन का कलर डिपेंड होता है, आपके बालों का कलर डिपेंड होता है। ये कैसे कलर आता है? बाय द हेल्प ऑफ द मेलेनोमा सेल्स, और ये सॉरी माइलोमा, जो आपका मेलेनोसाइट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर से आता है। और ये पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्किन, ये ऐसा आपका जो पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट आपके स्किन को दिया जाता है। और यहाँ पर अगर इन सेल्स में अगर कैंसर हो जाता है तो दैट टाइप ऑफ कैंसर इज नोन एज मेलेनोमा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी की। ओवरऑल हमने पढ़ लिया कैंसर क्या होता है, ठीक है। कई चीजें हो सकता है कि इसमें नहीं हो इंक्लूड, ठीक है, लेकिन कम टाइम में हमने सारी चीजें इंक्लूड, जो मैक्सिमम चीजें हैं उसको हमने कवर किया हुआ है। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी क्या हो सकती है? कीमोथेरेपी आप सुनते हैं, जो अगर कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर को जब हम उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी से हम उसको ट्रीट करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ द केमिकल्स हम एक थेरेपी देते हैं, केमिकली जो होती है, जिसमें हम केमिकल्स देते हैं, और केमिकल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? कैंसर को ट्रीट किया जाता है। अब होता कैसे है? ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। अब आप कहेंगे कैंसर सेल को कैसे पहचानेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि कैंसर सेल को पहचानने में, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अगर कैंसर सेल है और नॉर्मल सेल है, डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक, डिफरेंस क्या हो सकता है? एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे बना लेते हैं। मान लो आपके पास एक नॉर्मल सेल है और मान लो आपके पास एक कैंसर सेल। हो सकता है कि इसका रिसेप्टर में कुछ बदलाव हो, ठीक है, हो सकता है इसका रिसेप्टर यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो, इसका रिसेप्टर, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, अगर इसमें ही बदलाव आ रहा है तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे दोनों में। उस पर्टिकुलर जो चेंज है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? मेडिकेशन बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि कोई जो उसमें बदलाव होगा उसी की वजह से हम उसको, नहीं तो अगर हम, और इसका प्रॉब्लम मेन क्या होता है, हम इजीली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं नॉर्मल सेल और कैंसर सेल को। ठीक है, स्टडी के बाद लेकिन देखा गया है कि कैंसर सेल में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ रिसेप्टर में बदलाव हो सकता है, कई चीजें होती हैं जिसकी वजह से, या कुछ केमिकल्स इनसाइड जो उसके केमिकल्स हैं, या उसका जो मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, रिलीज हो रही हैं, उससे हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो उसके हेल्प पे, उसकी बेसिस पे हम ड्रग को क्या करते हैं? बनाते हैं, और उसी के हेल्प से हम उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो आपके नॉर्मल सेल्स भी होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हम इतनी जल्दी डिस्टिंग्विश उसको नहीं कर पाते हैं, इतनी जल्दी उसको हम पता नहीं कर पाते हैं, उसके लिए स्टडीज होती हैं। मैक्सिमम वैसे देखा जाए तो ऐसा होता है, हम उसको रिसेप्टर की बेसिस पे, या जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे ड्रग बनाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स जो हमारा होता है कैंसर थेरेपी में या कीमोथेरेपी में, उसका साइड इफेक्ट जो होता है वो नॉर्मल सेल को भी डैमेज कर देता है। वो क्या करता है? नॉर्मल सेल को भी आपका डैमेज करता है। अगर आप देखते हैं किसी भी पेशेंट जो कीमोथेरेपी के लिए जा रहा है, तो वहां पर देखेंगे उसकी हेल्थ जो होगी बहुत बढ़िया नहीं होती है, बहुत आपका वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, हेयर लॉस हो जाता है, ये सारी एलोपेशिया, ये सारी चीजें आप देखते हैं वहां पर, क्योंकि वो आपके नॉर्मल सेल को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, उसको भी डेथ कर रहा है। कैंसर सेल तो डेथ हो ही रही है, और साथ में नॉर्मल सेल भी डैमेज होती हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका क्या है? आपका डिमेरिट है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन हमको पता होने के बावजूद भी कई बार ऐसे केमिकल होते हैं, जो हम ये भी जानते हैं, ऐसे कोई केमिकल्स होते हैं, इतने हैजार्डस केमिकल होते हैं, ऐसे आइसोटोप्स हम यूज करते हैं जहां पर वो भी कैंसर कॉज करने के लिए रीजन होता है। लेकिन क्या करें, जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, जब लास्ट कंडीशन होती है, जब कैंसर पूरी तरीके से आपको दिखाई देता है, लेकिन ट्रीट तो करना ही है, क्योंकि पेशेंट पेन में इतना है, इतना प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रीट करना तो पड़ेगा ही। तो हमको ऐसी ड्रग्स देनी पड़ती हैं, ठीक है, जो उसको ठीक कर पाए उस समय के लिए। भले ही बाद में उसका क्या कंसिक्वेंसेस आते हैं, वो कई चीजें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ट्रायल्स होते हैं ड्रग के भी। लेकिन कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो लेकिन पहला हमारा जो सबसे प्राइमरी जो गोल होता है वो पेशेंट की लाइफ को क्या है, कहीं ना कहीं उसको बचाना, उसके पेन को रिलीफ करना। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। मेनली अगर बात करते हैं मेडिकल प्रोफेशन में, ये सबसे बड़ा, या जो फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या फार्मासिस्ट, या आपका जो नर्स होता है, उसका मेन यही होता है कि जो उसको पेन है उससे उसको रिलीफ मिले और उसकी जान बचाने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये कैंसर के बारे में आज हमने पढ़ा कि कैंसर क्या होता है, कौन कौन टाइप के कैंसर होते हैं और कैसे इसको ट्रीट करते हैं। ड्रग्स बहुत सारी हैं इसके अंदर, नेक्स्ट में हो सकता है, या कभी हम ड्रग्स के लिए भी, अगर आपको ड्रग्स के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? पसंद आया? ठीक है, कुछ नई चीज जानी तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से कुछ नया टॉपिक, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।